स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खानपुर विधायक के ऑफिस पर फायरिंग करने के आरोप में हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को आखिरकार जमानत मिल गई है। 51 दिन बाद जिला जज ने चैंपियन की जमानत मंजूर की। अब बुधवार को चैंपियन की रिहाई हो जाएगी। उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर अपने समर्थकों के साथ 26 जनवरी को फायरिंग करने के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 27 जनवरी को चैंपियन को जेल भेज दिया था। कुछ दिन जेल में रहने के बाद चैंपियन की तबीयत बिगड़ गई और 15 फरवरी को उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तब से अब तक जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज ही चल रहा है। चैंपियन के वकील के मुताबिक 50,000 के 2 मुचलकों पर चैंपियन को सशर्त जमानत दे दी गई है। सुनवाई बहुत अच्छी रही और इस सुनवाई जो हमारी हुई उसमें हमारे सारे जो हमने तथ्य रखे कोर्ट के सामने, कोर्ट ने आज उनको स्वीकार किया और बेल स्वीकार करी गई है और हम कल इसमें जमानती दाखिल करेंगे। हरिद्वार में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। कार के गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। घटना हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चंडी घाट के पास की है, जहां नसीबाबाद की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू होकर 30 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ये तस्वीरें जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे गहरी खाई में अनियंत्रित होकर ये कार गिर गई है। इसलिए ओवर स्पीडिंग कभी ना करें। ये देखिए खाई में गिरने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी विंडो में खाई में गिरी बेकाबू कार। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास 6 और विभागों का कार्यभार आ गया है। इसमें कई हैवीवेट विभाग शामिल हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इन हैवीवेट विभागों पर ही मंत्रियों की असली निगाह रहने वाली है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार करीब करीब तय हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि पार्टी के भीतर इसकी प्रक्रिया चल रही है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार अब सरकार के लिए जरूरी भी हो गया है। पहला कारण है मंत्रिमंडल में 11 के विपरीत मंत्रियों की संख्या घटकर 6 रह गई है। पर्याप्त संख्या में मंत्रियों के अभाव के चलते सरकार का कामकाज प्रभावित हो सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री के पास काम का दबाव बढ़ गया है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो में 23 विभाग शामिल थे। इस बीच मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उनके परिवहन और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण 6 विभाग भी सीएम के पास आ गए हैं। अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद वित्त, शहरी विकास और संसदीय कार्य जैसे उनके 6 महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा भी सीएम के पास आ गया है। एक्सटेंशन की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। कब आप विराम लगा रहे हैं तमाम? हमारी पार्टी में सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चलती हैं और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उस पर निर्णय हो जाएगा। मंत्रियों के अभाव में वर्तमान में मुख्यमंत्री 35 विभागों का जिम्मा संभाल रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री को 2027 की तैयारियों में भी जुटना है। काम तेजी के साथ व्यवस्थित ढंग से चलता रहे, इसके लिए एक चुस्त दुरुस्त कैबिनेट की मुख्यमंत्री को आवश्यकता होगी। ऐसे में कैबिनेट में कौन से नए चेहरे आते हैं और किनको कौन सा विभाग सौंपा जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कैबिनेट का विस्तार सीएम का अधिकार क्षेत्र है और वो जल्द फैसला लेंगे। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विवेकाधीन होता है। ठीक है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वहाँ का क्षेत्रीय परिधि का भी ध्यान रखा जाता है, जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है और योग्यतम विधायक को ऐसा स्थान उसकी योग्यता उसमें प्राप्त हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी केंद्रीय नेतृत्व वार्ता के बाद यथाशीघ्र मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है।
23 मार्च को धामी सरकार को 3 साल पूरे होने वाले हैं। न्यूज़ 18 से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बातचीत में सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और आगे का रोड मैप भी बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। 23 मार्च को सरकार को 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है। सर, इस 3 साल की यात्रा को किस तरह से आप देखते हैं? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो हमारी पार्टी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तराखंड के स्थापना के बाद एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर हमको दोबारा से सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और हम 3 सालों में अनवरत रूप से राज्य को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए, यहाँ की माताओं बहनों के सपनों को साकार करने के लिए, नौजवानों को रोजगार से, काम से जोड़ने के लिए, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक सुकून का भाव आए, उसको लेकर राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ी है। अनेक उपलब्धियां हमको इन 3 सालों में प्राप्त हुई हैं। अनेक हमने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। नवाचार के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं, विकास के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमने देश के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। हम पहले पायदान पर आए। रोजगार के मामले में हमने नकल का कड़ा कानून लाकर 20,000 से अधिक नियुक्तियां हम कर पाने में सफल हुए, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी नकल के, पारदर्शिता के आधार पर। इसी प्रकार हम को ये गौरव प्राप्त हुआ कि देश के हम आज़ादी के बाद पहले राज्य के रूप में हम स्थापित हुए कि हमने जो देश की प्रतीक्षा थी, देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इसके अतिरिक्त भू कानून जो राज्य की धरोहर है, राज्य के संसाधन हैं, उनको कोई खुर्द-पुर्द न कर पाए, यहाँ का मूल अस्तित्व है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न कर पाए। जमीनों का जो दुरुपयोग था वो किसी प्रकार से भूमाफिया न कर पाए। जिन प्रयोजनों के लिए जो ज़मीनें खरीदी गई हैं या ज़मीनें ली गई हैं, उनका उपयोग उसी में हो, उसके लिए हमने भू सुधार की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं। अगले 2 साल का धामी सरकार का रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, ये जो 2025 का वर्ष है, ये वर्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष हम राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं और ये रजत जयंती वर्ष है हमारा, और हम इसको रजतोत्सव के रूप में बनाएंगे। और ये वर्ष हमारा उपलब्धियों भरा वर्ष तो होगा ही होगा, और इसके साथ साथ हम हर चीज़ में मैं कहूँ कि फ्रंट फुट पर आकर हम सब राज्यवासियों को, हम लोगों को, सरकार को काम करना है। उसमें हमको सबका सहयोग चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून के यमुना कॉलोनी में राज्य सरकार के मंत्रियों के सरकारी बंगले हैं और इस कॉलोनी का एक बंगला R2 इन दिनों एक बार फिर से चर्चा में है। मिथक है कि इस बंगले में जो भी मंत्री रहने आता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। ये है देहरादून की यमुना कॉलोनी का वो R2 बंगला जो इन दिनों चर्चाओं में है। दरअसल ये बंगला बतौर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को आवंटित था। अग्रवाल अपना अधिकांश समय इसी सरकारी बंगले में बिताते थे। अग्रवाल को इसी रविवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और अगले 16 घंटे के भीतर ही उन्होंने ये आवास भी छोड़ दिया। इससे यमुना कॉलोनी का ये R2 बंगला एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बंगले को लेकर मिथक है कि जो भी बतौर मंत्री इस बंगले में रहा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। साल 2002 में पहली निर्वाचित सरकार में कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाड़ को ये मकान आवंटित हुआ। सजवाड़ तब सिंचाई मंत्री थे, लेकिन सजवाड़ अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उन्हें विवादों के चलते बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा।
साल 2012 में यही आवास मंत्री हरक सिंह रावत को आवंटित हुआ, लेकिन 2016 में अपनी ही सरकार से बगावत के कारण उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यानी कि हरक भी बतौर मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 2017 में हरक सिंह एक बार फिर बीजेपी से मंत्री बने तो यही R2 आवास उनके हिस्से आवंटित हुआ, लेकिन इस बार भी हरक सिंह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। साल 2022 में धामी सरकार में मंत्री बने प्रेमचंद्र अग्रवाल को भी आखिरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से रिजाइन देना पड़ा। देखिए, मैं समझता हूँ इस की बातों का विश्वास में नहीं जाना चाहिए। ये डेस्टिनी में है, जिसकी डेस्टिनी में जो होगा उसको वो प्राप्त होता है। हरक सिंह जी 5 साल तक कैबिनेट मंत्री के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर पूरे 5 साल रहे। हालांकि उत्तराखंड में एक सरकार के दोबारा रिपीट न होने का भी मिथक बना हुआ था, जो 2022 में धामी सरकार की वापसी के साथ टूट गया। लेकिन बंगले का ये मिथक कब टूटेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे पीछे यमुना कॉलोनी का ये वही R2 आवास है जिसको लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी बतौर मिनिस्टर रहा वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कुछ ऐसा ही मिथक सीएम आवास को लेकर भी हुआ करता था। मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ऐसे ही मिथक के चलते कभी सीएम आवास रहने नहीं गए। वो जब तक सीएम रहे बीजापुर स्थित राजकीय गेस्ट हाउस ही उनका असली ठिकाना बना रहा। अब यमुना कॉलोनी का ये R2 आवास किसका आशियाना बनेगा, ये कैबिनेट एक्सटेंशन के साथ ही साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मंगलवार को सोशल मीडिया पे छाए रहे। महामंत्री संगठन के पक्ष में बीजेपी वर्कर्स द्वारा डाली गई एक के बाद एक पोस्ट से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। बीजेपी के कई नेता भी कंफ्यूज हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। ताज्जुब की बात यह है कि सभी पोस्ट कॉपी पेस्ट किए गए थे, यानी कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा माहौल बना कि लगा कि पार्टी ने प्रेस नोट बनाकर वर्कर्स को थमा दिया है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसकी आड़ में कई बड़े मुर्दे भी बाहर आ गए गड़े हुए। बताया जा रहा है कि रामनगर निवासी किसी यूजर ने महामंत्री संगठन के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी की थी। इसके बाद महामंत्री समर्थक बीजेपी वर्कर रामनगर से लेकर देहरादून तक सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। दोपहर बाद रामनगर में बीजेपी वर्कर ने इस यूजर के खिलाफ रामनगर कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की 75% से ज्यादा संपत्तियों पर कब्जे हैं। हैरानी की इस बात में गौर कीजिए कि वक्फ बोर्ड को खुद नहीं पता है कि उनके पास वक्फ की कितनी जमीनें हैं। बस इतना जरूर पता है कि सारे कब्जेधारी कांग्रेसी हैं। अवैध मदरसों पर कार्रवाई का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इसी बीच वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे का मामला सामने आ गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का कहना है कि प्रदेश भर में वक्फ की 75% से ज्यादा जमीनों पर कांग्रेस नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का कब्जा है, जिसमें से रामगढ़ में वक्फ की 200 बीघा जमीन पर होटल का निर्माण कर दिया गया है, तो देहरादून में 100 बीघा से ज्यादा की जमीन पर दुकानें खोल दी गई हैं, जिनको कब्जा मुक्त करवाने के लिए सरकार से कहा जा रहा है। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल। भाई 75 साल मिले ना कांग्रेस के नेताओं को और अन्य विपक्षी दलों को जो आज मातम कर रहे हैं, तो 75 साल में आपने क्या किया? आपने ये किया, जो गरीबों के नाम पे वक्फ दिया जाता था उस वक्फ की संपत्ति का फायदा गरीबों को नहीं मिला, वो तमाम अमीरों के पास आ गई। और कौन है वो अमीर? वो कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के धर्मगुरु हैं जो कांग्रेस को समय समय पर वोट बैंक इकट्ठा करके देते हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स को ही घेर लिया है और कहा है कि जिस समय से कब्जे की बात की जा रही है उस समय वो खुद ही कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है, तो सरकार को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि जब कब्जे हो रहे थे तब सरकार के नुमाइंदे कहां सोए थे। इस समय के कब्जों की आप बात कर रहे हो, उस समय आप भी कांग्रेस में थे। रही बात कब्जों की और उसके कानूनी प्रक्रिया की, तो आप 3 साल से अध्यक्ष हैं, आप क्या कर रहे हैं?
आपको ये काम कर देना चाहिए था, खाली करवाना चाहिए था। सरकार आपकी, आप अध्यक्ष, तो कराएगा कौन? और पिछले 7 साल से तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है नहीं, बीजेपी की है। 7 साल में आपने क्या किया? और अपने 3 साल के कार्यकाल के बारे में भी आप बताएं। आप तुष्टीकरण के अलावा और कर क्या रहे हैं? आप बीजेपी को खुश करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर सारे लोग गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। गवर्नमेंट से जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो गवर्नमेंट से कुछ अलग नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना कि 75% ज़मीनें कब्जाई गई हैं, तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है इस बात के लिए कि गवर्नमेंट ने इसको कैसे वक्फ बोर्ड के लोगों को अलाउ करने दिया कि वो जो है 75% ज़मीनें कब्जा कर ली। बहरहाल सच क्या है, इस पर जांच जरूरी है, लेकिन इतना साफ है कि अवैध मदरसों के बाद समुदाय विशेष के द्वारा जमीन कब्जाने का ये नया मामला सुर्खियों में आ गया है, जिस पर सरकार जल्द एक्शन लेती हुई भी दिख सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। और केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। केदारनाथ धाम के पैदल रास्ते से बर्फ हटाई जा रही है और पैदल रास्तों को ठीक किया जा रहा है। इस समय पैदल रास्तों पर भारी बर्फ जमी है, जिसे हटाया जा रहा है। डीडीएमए ने कर्मचारी बर्फ डीडीए के हटा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसी को लेकर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला इलाके में साधु पर जानलेवा हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शिकायत दी है 10 मार्च को साधु पर हमला किया गया था। कोटद्वार पुलिस ने जबरन ब्याज के पैसे वसूलने और लोगों को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। रुड़की के भगवानपुर पुलिस ने 310 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को अरेस्ट किया। ड्रग फ्री देवभूमि के तहत पुलिस लगातार अभियान चला रही है। बागेश्वर पुलिस ने 23 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए हैं। फोन वापस पाकर लोगों में खुशी का माहौल है। हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में कालागढ़ डैम के मकानों के ध्वस्तीकरण मामले में उत्तराखंड और यूपी के अधिकारियों को तलब कर लिया है। मुख्य सचिव, राजस्व सचिव और सचिव वित्त को ऑनलाइन पेश होने को कहा गया है। रुड़की में ऊर्जा निगम के लिए बिजली चोरी रोकना और बकाया वसूली एक बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वसूली के दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट की जा रही है। हरिद्वार में वैश्य समाज के संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के खिलाफ जताई नाराजगी। चमोली में पूर्व सैनिकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। होली के दिन ऋषिकेश में पूर्व सैनिकों के साथ मारपीट मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में किडनी स्टोन तोड़ने वाली मशीन पिछले 5 सालों से धूल फांक रही है। मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान प्रमुख सचिव ने विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा की। चंपावत के बनबसा में पुलिस एनकाउंटर में एक स्मैक तस्कर घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात चेकिंग के दौरान जगबूढ़ा पुल के पास स्मैक तस्कर ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाबी फायरिंग में स्मैक तस्कर के पैर में गोली लग गई। स्मैक तस्कर उधम सिंह नगर के नानक मत्ता का रहने वाला है। घायल तस्कर मंगा सिंह को टनकपुर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उसके पास से एक 315 बोर तमंचा, 2 कोका कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 190 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है। इसमें हमारी एसओजी की टीम और थाना बनबसा की टीम ने ये बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य किया। समय के साथ देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला भी बदलता नजर आ रहा है। आध्यात्म की तरफ युवाओं का रुझान झंडे मेले में भी दिखने लग गया है, जहां संगत से लेकर सत्संग में युवाओं की ही भीड़ नजर आई है। देखिए रिपोर्ट। 350 साल से भी पुराने देहरादून के ऐतिहासिक झंडे मेले की अपनी एक अलग ही छटा है। बच्चों के मुंडन संस्कार से लेकर मन्नत मांगने और उसके पूरे होने पर गिलाफ चढ़ाने की ये परंपरा पुरानी रही है।
जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। इस बार मेले में खास युवाओं का रुझान है। दरबार साहिब में लग रही संगत में युवाओं की तादाद ज्यादा दिख रही है। खास तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रसाद बनाने से लेकर सेवा करने में दरबार साहिब में युवा बढ़ चढ़कर आगे आए हैं। हर साल संगत हर तरह की आती है, लेकिन इस बार जो बदलाव आया है वो ये आया है कि इसमें यंग जनरेशन का ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आप देखिए जाके, आप घूमिए पूरे क्षेत्र में, तो पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, सब जगह से यंग जनरेशन ज़्यादा आ रही है। तो बहुत ज़्यादा आप देखें, छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है उससे थोड़ा लोग हट के थोड़ा सा जो है जो आपका स्पिरिचुअलिटी है उसकी तरफ जो है लोग बढ़ रहे हैं। बिकॉज आज की डेट में जो है लाइफस्टाइल लोगों का इतना डिफिकल्ट हो गया है, स्ट्रेस इतना है लाइफ में, तो दे वांट समथिंग डिफरेंट। पिछले 40 साल से दरबार साहिब में पूजा कर रहे अनिल दास बताते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले उन्होंने पाया कि दरबार साहिब में लोगों की आस्था बढ़ी है। जबकि उत्तर प्रदेश के धनौरा विधानसभा सीट से विधायक राजीव तरारा भी अपने बेटे के मुंडन के लिए इस बार दरबार साहिब में मौजूद रहे। उनका कहना है कि युवाओं की आस्था हेल्थ, एजुकेशन के क्षेत्र में हो रहे कामों को देखकर भी बढ़ी है। गुरु रामराय जी ने जो समाज के लिए कार्य किए और समाज को एक साथ जोड़ने के लिए कार्य किए, तो इस आस्था के कारण हमारे जो आराध्य देव कुलदेव हैं वो यहीं पर हैं। मेरी शादी के बाद भी अभी और बच्चे का मुंडन होना है, तो बच्चे के पिताजी भी मेरे एमएलए रहे, मैं अभी दूसरी बार एमएलए हूँ, तो इस स्थान का बड़ा आशीर्वाद है। यानी कह सकते हैं कि बदलते दौर के साथ झंडे मेले में भी बदलाव दिखने लगा है और इसका बड़ा कारण आज की युवा पीढ़ी नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। बागेश्वर का सैरी गांव एक बार फिर से प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ चुका है, लेकिन अब सैरी गांव पुनर्वास की राह पर है। सरकार ने प्रभावित 26 परिवारों को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की थी। इसमें से 17 परिवारों को पहली किश्त मिल चुकी है। उन्होंने नए मकानों का निर्माण भी शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह भी है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सभी प्रभावितों को मुआवजे की राशि मिल जाएगी। हम खुश हैं, हमको सब मिलजुल कर मकान मिल गए हैं और मकान बना रहे हैं। हम सब लोग बहुत खुश हैं और हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहले हमारी बहुत स्थिति खराब थी। हाँ, तो इसमें सेरी गांव में विस्थापन की कार्रवाई की जानी थी और उसमें प्रभावित जो है 54 परिवार थे। तो इसमें यहाँ से भी उसके लिए तत्काल शासन को रिपोर्ट भेजी गई और शासन स्तर से भी इसमें तत्काल और त्वरित कार्रवाई की गई है और उसमें धनराशि भी अवमुक्त की गई है। और वो धनराशि अब हम लोगों ने जो जिन परिवारों का विस्थापन होना है उनको भी अवमुक्त कर दिया। और देहरादून नगर निगम में बोर्ड की पहली मीटिंग हुई, जिसमें 31 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स, सीसीटीवी कैमरों जैसी सुविधाओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। खासतौर पर सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को जोर शोर से रखा गया, ताकि शहर के हर वार्ड में स्वच्छता बनी रहे। पार्षदों ने अपनी सैलरी की मांग भी उठाई है। पार्षदों का कहना था कि बिना वेतन भत्तों के वो अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे। मिलना चाहिए, क्योंकि पार्षद की ड्यूटी जो है वो पूरे 24 घंटे की है। सुबह उठते ही नालियों में झांकना, कूड़ा देखना, करेक्टर देखना, लोगों के दुख सुख में खड़े होना 24 घंटे की ड्यूटी है पार्षद की। इसके लिए ख्याल बोर्ड रखेगा, इसके लिए सभी पार्षद एक हैं। पहले भी कई बार बात हो चुकी है, परंतु इसमें कोई निर्णय आज तक कोई हुआ नहीं है। बाकी अगर शासन चाहेगा तो इस दिशा में सब लोगों ने, पार्षदों ने कहा है, तो इसको हम आगे भेजेंगे प्रस्ताव को। विधायकों को सैलरी मिल रही है तो क्यों नहीं हमें भी सैलरी दिया जाए, ये बात सामने आई थी। और आज भी नगर निगम में पार्षदगणों ने इस मुद्दे को बड़े उत्साह के साथ उठाया और उन्होंने कहा कि सरकार से डिमांड की जाए और इस प्रस्ताव को पारित भी किया गया। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।